ये हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन में इस समय हम लोग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की हम लोग बातें कर रहे हैं। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यानी कि पोस्टमार्टम में क्या एग्जामिन किया जाता है। ठीक है। जो डेथ हो जाती है, कई बार नेचुरल कई बार अननेचुरल होता है। मोस्टली अननेचुरल केसेस में पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पिछली क्लास में हम लोग इसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं हम लोग उसकी बात किए थे। अब हम लोग प्रैक्टिकल बातों की तरफ चल रहे हैं और इसी में जो आज हम लोग बात करेंगे दैट इज थैनेटोलॉजी। थैनेटो थैनेटोलॉजी थैनेटो का मतलब होता है डेथ। ठीक है। तो थैनेटो का मतलब डेथ। और अब हम लोग जो बातें करेंगे वो डेथ की बातें करेंगे। जो डेड बॉडी है उसकी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है। तो डेथ, थैनेटो का मतलब डेथ है। पहले हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे कि इट इज साइंटिफिक इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ। ठीक है। हम लोग डेथ के बारे में बात करेंगे और डेथ को लेकर के भी वो साइंटिफिक बातें जो इंक्लूड होंगी हम लोग इस एस्पेक्ट से देखेंगे। विच इंक्लूड पहला पोस्टमार्टम अपीयरेंस। कि पोस्टमार्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि कई बार क्रिमिनल केसेस में या कई बार अननेचुरल डेथ होती है जिसे नेचुरल रूप देने की कोशिश की गई होती है। ठीक है। कई बार ऐसी भी डेथ होती है तो उसमें पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा जो है मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट यानी कि इसका कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझ करके क्या मतलब उसको झूठा फंसाया गया है जैसे किसी केस में। या कई बार इसका उल्टा भी होता है कि उसने सही में किसी व्यक्ति का किसी पर्सन का जैसे मर्डर किया है। डेथ डेथ शब्द की हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो डेथ की जो स्टडी है, जो रिपोर्ट है, जो थैनेटोलॉजी है, वो काम में आती है। ठीक है। तो सबसे पहले बात यह आती है कि डेथ होता क्या है। तो डेथ की हम लोग बात करने चल रहे हैं कि कब कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ हो गई है। ठीक है। इंडियन लॉ में जो ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से 7 साल के लिए अगर वो बाहर रहते हैं, ठीक है, और किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है तो उन्हें डेथ मान लिया जाता है कि उनकी डेथ हो गई है। ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं वो उस बॉडी की हम लोग बातें कर रहे हैं जो जो फाइंडिंग है, जो साथ में है, जो सामने है बॉडी। ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन में एक ट्रेडिशनल डिफिनेशन आती है। ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक है। ट्रेडिशनल जिसे नॉर्मली हर कोई जानता है, उस डिफिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं पहले। ट्रेडिशनल डिफिनेशन ट्रेडिशनल डिफिनेशन में ये कहा गया है कि देयर इज, जब कभी भी ऐसा हो कि देयर इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट irreversible and permanent permanent cessation cessation of cessation of cessation of function of function of function of brain and function of heart and function of lungs। इनको वाइटल ऑर्गन्स कहे जाते हैं। कि जब
जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, जो पारंपरिक है, जिसे नॉर्मली लोग जानते हैं कि डेथ का मतलब क्या है। तो एक आम बोलचाल की भाषा में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हम लोग साइंटिफिक डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यह भी हम लोगों की जो पारिख की जो बुक है, वहां से हम लोग बात कर रहे हैं। जो सोर्स बुक है वहीं से हम लोग के एग्जाम में आता है। तो जैसे जब कभी भी किसी व्यक्ति का ब्रेन अपना फंक्शन करना बंद कर दे, स्टॉप कर दे, या हार्ट अपना काम करना बंद कर दे, या लंग्स अपना काम करना बंद कर दे, तो उस कंडीशन को डेथ कहा जाता है कि अब इनका ब्रेन काम नहीं कर रहा, ब्रेन की डेथ हो गई है। ठीक है, और ब्रेन की ही नहीं, उस पूरे पर्सन की डेथ कही जाती है। और ये जो फंक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार उनका फंक्शन खराब हो गया, रुक गया, एक बार हार्ट काम करना रुक गया, स्टॉप हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि अब फिर से थोड़ी देर बाद काम करने लगेगा। एक बार रुक गया हार्ट काम करना तो फिर वो रुक ही गया, वो इरिवर्सिबल है, वो फिर से नॉर्मल नहीं होता है। उस कंडीशन को डेथ कहा जाएगा। और ये परमानेंट होते हैं, हमेशा के लिए, कि जब एक बार अगर फंक्शन रुका और फिर वो रुका ही रह गया, उस कंडीशन को हम लोग डेथ बोलते हैं कि देयर इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट सीजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। अब इसकी साइंटिफिक जो डेफिनेशन दी गई है उसमें थोड़ी सी बातें अलग की गई हैं। उसमें ये कहा गया है, ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। अब जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे लिखा गया है कि इरिवर्सिबल, जब कभी भी ऐसा होता है कि व्हेन देयर इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सीजेशन, यानी कि सीज कर गया, irreversible cessation of function of vital organs। ये डिफिनेशन दिया गया है कि जो वाइटल का मतलब होता है कि जीवन, जिनसे जीवन चलता है, ठीक है, ये वाइटल ऑर्गन कहलाते हैं, कि अगर इनके काम में रुकावट आएगी तो फिर जीवन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब जो फिर से नॉर्मल ना हो, फिर से चेंज ना हो, और रुक गया है, सीज कर गया है फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। और वाइटल ऑर्गन्स में जैसे ब्रेन है, ब्रेन है, और हार्ट है, और लंग्स है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन होती है कि कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो तब कहा जाएगा जब वो जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका जो इरिवर्सिबली सीज कर जाए, उनका जो फंक्शन है, जो काम है, जैसे ब्रेन का काम है न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स को भेजना, ट्रांसफर करना, वो काम रुक जाए। हार्ट का काम है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करना, वही काम रुक जाए। लंग्स का काम है जैसे ऑक्सीजन देना, तो यही रुक जाए। तो इस कंडीशन को डेथ बोला जाता है। ठीक है, अब एक बात हम लोग यहीं और लिखेंगे। कई बार आपको डेथ सर्टिफिकेट की रिपोर्ट पर लिखा रहेगा कि मोड ऑफ डेथ, ये लिखना जरूरी होता है पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है, कि जो उसमें वजह क्या है, डेथ की वजह क्या है, कारण क्या है। ठीक है, तो अगर डेथ हुई है ब्रेन के फंक्शन के सीज करने की वजह से, तो इसको बोला जाता है कोमा। कोमा बोला जाता है, यानी कि जो डेथ हुई है वो कोमा की वजह से हुई है। और जब हार्ट का काम करना अपना बंद कर देता है तो इस कंडीशन को सिंकोप बोला जाता है। तो आपको कई बार जो डेथ सर्टिफिकेट की रिपोर्ट होगी उसमें लिखा रहता है कि सिंकोप की वजह से डेथ हुई है। तो सिंकोप का मतलब ये होता है कि इनका हार्ट काम करना बंद कर दिया था किसी वजह से। ठीक है, वो भी लिखा रहता है कि कौन सा वजह था। तो जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उस कंडीशन को सिंकोप बोलते हैं। और कई बार लंग्स जब काम करना बंद कर देते हैं, या लंग्स में कोई बीमारी चल रही थी पिछले
कई महीनों से और अब डेथ हो गई है तो इसको एस्फाइजिया बोलते हैं, एस्फाइजिया। तो 3 मोड्स होते हैं, डेथ के 3 मोड होते हैं। ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति की, किसी पर्सन की डेथ हो रही है, ब्रेन नहीं काम कर रहा उस वजह से, तो उसको कोमा की वजह से बोलते हैं इनकी डेथ हो गई। और अगर हार्ट नहीं काम कर रहा है तो सिनकोप की वजह से, लंग्स की वजह से अगर काम नहीं कर रहा है तो एस्फाइजिया। अगली बात, ये तो हम लोग डिफिनेशन की बात किए कि डेथ कब कहेंगे कि किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन की डेथ हो गई है। ठीक है, तो जो उनके वाइटल्स ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर दें तो उसको बोलते हैं। अब अगली बात ये है कि स्टेज ऑफ डेथ, स्टेज ऑफ डेथ। जो डेथ होता है उसकी 2 स्टेज होती हैं, 2 स्टेज होती हैं। पहले को बोला जाता है फर्स्ट स्टेज, दैट इज ए सोमैटिक। पहले को सोमैटिक डेथ बोलते हैं, या इसको सिस्टमिक डेथ भी बोलते हैं फर्स्ट स्टेज को, या इसको क्लिनिकल भी बोलते हैं, क्योंकि क्लिनिक पे ये चेक किया जाता है इसलिए इसको क्लिनिकल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है डेथ का वो सोमैटिक या सिस्टमिक या क्लिनिकल, ये पहला नाम है। दूसरा जो स्टेज होता है, दूसरा स्टेज, इसमें सेलुलर या मॉलिक्यूलर बोला जाता है, सेलुलर या मॉलिक्यूलर स्टेज। ठीक है, तो 2 स्टेज होते हैं, डेथ के 2 स्टेज होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जब नॉर्मली किसी भी पर्सन का, चाहे ब्रेन, चाहे हार्ट, चाहे लंग, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें से कोई भी एक ऑर्गन अपना काम करना बंद कर दे तो उस कंडीशन को सोमैटिक डेथ बोलते हैं। और जो नॉर्मली जो डेथ शब्द यूज किए जाते हैं कि इनकी डेथ हो गई है, वो सोमैटिक डेथ के लिए यूज किए जाते हैं। सोमा का मतलब जैसे बॉडी होता है, शरीर होता है, ठीक है, कि बॉडी की डेथ हो गई। लेकिन जब उसी बॉडी में सेलुलर चेंजेस होने लगे, सेलुलर, उनकी सेल्स में कुछ चेंजेस देखने लगे, तो उसको सेलुलर या मॉलिक्यूलर स्टेज बोला जाता है। तो यहाँ पे ये बात लिखेंगे हम लोग कि नॉर्मली जो डेथ शब्द है, नॉर्मली जो डेथ है वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट सोमैटिक डेथ को। कि जब नॉर्मली बोला जाता है कि इनकी डेथ हो गई है तो इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि उनकी सोमैटिक डेथ हो गई है। और इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि देयर इज इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ, irreversible cessation of function of vital organ, फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। यानी कि जब कभी भी फंक्शन जो है वाइटल ऑर्गन्स के, जैसे ब्रेन के और हार्ट के या लंग्स के, जब ये काम करना बंद कर दें तो उस कंडीशन को बोला जाता है कि अब इनकी सोमैटिक डेथ हो गई है, सोमैटिक डेथ हो गई है। ठीक है, तो सोमैटिक डेथ का मतलब होता है कि किसी भी वाइटल ऑर्गन्स में से कोई एक अपना काम करना बंद कर दिया। लंग्स काम करना बंद कर दिया तो भी डेथ हो गई, तो उसको सोमैटिक डेथ बोलते हैं। हार्ट काम करना बंद कर दे वह भी डेथ है, ब्रेन काम करना बंद कर दे वह भी डेथ है। तो नॉर्मली जो डेथ जब यूज किए जाते हैं वो सोमैटिक डेथ के लिए यूज किए जाते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कि आफ्टर आफ्टर सोमैटिक डेथ, आफ्टर सोमैटिक डेथ, सोमैटिक डेथ के कुछ देरी के बाद, कुछ देर के बाद, ठीक है, देर इज ए चेंजेस, चेंजेस अकर इन
occur in particular tissue, ठीक है, या ऑर्गन एक्सेप्ट वाइटल ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे कि एक्सेप्ट वाइटल ऑर्गन, एक्सेप्ट वाइटल ऑर्गन। जैसे इसका मतलब यह है कि जब वाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन काम करना बंद कर दे तो उसको तो सोमैटिक डेथ बोलते हैं। लेकिन सोमैटिक डेथ के बाद जो एक पर्टिकुलर कोई टिश्यू है या कोई ऑर्गन है, एक्सेप्ट दीज थ्री, ठीक है, उसमें कोई चेंजेज होना शुरू हो जाए तो उसे सोमैटिक डेथ बोलते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर ब्रेन की डेथ हो गई, ऐसा नहीं होता है कि ब्रेन की डेथ हुई तो अचानक से सभी ऑर्गन की एक साथ डेथ होती है, ऐसा नहीं होता है। सभी ऑर्गन की डेथ होती है लेकिन बारी बारी से होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हर ऑर्गन की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल हैं, इनमें बिल्कुल स्टोर ऑक्सीजन या जो ग्लूकोज है बिल्कुल नहीं होता है, इनको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। जरा सा अगर ऑक्सीजन सप्लाई रुकी 2 मिनट 4 मिनट के लिए तो इनकी डेथ हो जाती है। तो जो न्यूरॉन्स हैं उनमें आपको तुरंत चेंजेस देखने को मिलते हैं, तुरंत, ठीक है। लेकिन जो मसल्स हैं उनमें थोड़ी देरी से चेंजेस देखने को मिलते हैं, 2 घंटे 4 घंटे बाद, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी रहती है तो भी वो थोड़ी देर के लिए जीवित रहती हैं मसल्स। तो हर ऑर्गन का एक टाइम होता है कि इतने देर तक ये ऑक्सीजन की अगर सप्लाई नहीं हो रही है तो जीवित रहेगा। लेकिन और इसी चीज का हम लोग यूज करते हैं कि अगर डेथ हो गई है, पता चला कि सोमैटिक डेथ हो गई, तो पता चल गया कि डेथ हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि जब तक वो ऑर्गन, जैसे किडनी है, निकाल लिया जाए 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर। अब हम लोग को पता है कि 45 मिनट तक किडनी उसकी जीवित रहती है। तो ऐसा करते हैं कि अब ये बॉडी तो डेथ हो गई है तो क्यों ना इनकी किडनी निकाल के दूसरे में लगा दें, ठीक है, हार्ट दूसरे में लगा दें, ठीक है। इस तरह का काम जो है, या लीवर दूसरे में लगा दें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो जो टाइम होता है, टाइम ऑफ डेथ ऑफ ऑर्गन आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ के कितने देर के बाद कुछ ऑर्गन्स हैं उनकी डेथ होती है। जैसे न्यूरॉन्स हैं, तो न्यूरॉन्स को आप कभी नहीं सुने होंगे कि किसी डेड बॉडी से निकाल करके दूसरी बॉडी में लगा दिया गया, क्योंकि ये बहुत कम टाइम देते हैं, 5 मिनट। 5 मिनट तो लग जाता है कंफर्म करने में कि डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो कभी नहीं आप सुने होंगे कि इनका ब्रेन जो नर्व का वही बना हुआ है कि ब्रेन एक आदमी का निकाल के दूसरे में लगा दिया गया। लेकिन यह जरूर सुनेंगे कि मसल्स एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में लगा दिया गया। मसल्स का जो 2 से 4 घंटे होते हैं डेथ के बाद। लीवर अक्सर आप सुनेंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। लीवर 15 मिनट तक होता है तो तुरंत निकाल लेते हैं। 15 मिनट डेथ हुई और डेथ के 15 मिनट के अंदर अगर लीवर निकाल लिया गया तब तक वो काम कर रहा होता है, अभी उसकी डेथ नहीं हुई है। किडनी है, किडनी किडनी को 45 मिनट के अंदर निकाल लिया जाए तो दूसरे व्यक्ति में लग सकता है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं किडनी को 45 मिनट में अगर निकाल लिया जाए किसी डेड बॉडी से, कि जैसे अभी डेथ हुई और डेथ होने के 45 मिनट के अंदर अगर आपने किडनी निकाल लिया और किसी दूसरे को ट्रांसप्लांट कर दिया तो किडनी काम करेगी। हार्ट है, हार्ट हार्ट का भी एक टाइम होता है कि अभी जो है इसका फंक्शन एकदम खत्म हो गया है। लेकिन अगर कभी ऐसा भी देखा गया है कि हार्ट को भी ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, ये उस केस में होता है कि जिसमें अब ऐसा नहीं कि जो डेथ हुई है वो सिनकोप से ही हुई है और आप हार्ट निकाल करके दूसरे में लगा रहे हैं, तब कहाँ से काम करेगा, तब तो हार्ट ही खराब है। ये उस कंडीशन में किया जाता है कि जैसे डेथ हुई है लंग्स की वजह से, कि फेफड़ा फेल कर गया था या ब्रेन की
वजह से डेथ हुई है, तो हार्ट तो ठीक है अभी, और हार्ट तुरंत नहीं इसकी जान अभी गई है, हार्ट अभी लिविंग है। 1 घंटे तक इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, 1 घंटे तक, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे कि उस कंडीशन में नहीं कि जिसमें हार्ट की ही वजह से जान गई है। अब हार्ट ही तुरंत, तो हार्ट की वजह से ही जान गई है, तो हार्ट कहां से आप ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। ये उस कंडीशन में जिसमें किसी और वजह से जान गई है, तो हार्ट को 1 घंटे के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति में लगाया जा सकता है, ठीक है। ये सेलुलर या मॉलिक्यूलर स्टेज होता है। अगली बात, ये हो गया स्टेज ऑफ डेथ, कि जो डेथ के जो स्टेजेस होती हैं वो 2 स्टेज होता है, सोमैटिक या सेलुलर, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये सब चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में भी और वाइवा में भी। ये हो गया स्टेज ऑफ डेथ। इसके बाद है साइन ऑफ डेथ। थोड़ा सोचिए, साइन ऑफ डेथ लिखना सही है कि सिम्टम ऑफ डेथ लिखना सही है? क्या दोनों में से सही है लिखना? साइन ऑफ डेथ लिखना सही है कि सिम्टम ऑफ डेथ लिखना सही है? क्या सही है इसमें से, और क्या सही है, यही बताइए क्या सही है। साइन, यस। साइन और सिम्टम में अंतर होता है। सिम्टम वो होता है जो पेशेंट आपको बोल करके बताता है, सब्जेक्टिव सिम्टम, ठीक है। जैसे लोग आपको बोल करके बताते हैं, वो परेशानी होती है। साइन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, जो देख करके आप पता लगाते हैं। तो यहाँ पे बॉडी की डेथ हो चुकी है, तो वो बताएगा कहाँ से? आप ऑब्जर्व ही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइन की बात हम लोग करते हैं, साइन ऑफ डेथ, ठीक है। सिम्टम ऑफ डेथ कभी नहीं लिखा जाएगा, साइन ऑफ डेथ। साइन ऑफ डेथ को क्लासिफाई किया गया है समय के बेस पे, ठीक है। कि जैसे बॉडी की डेथ हो गई, तो डेथ के समय के बेस पे, कि अभी तुरंत अभी जान गई है, थोड़ी देर हो गया जान गए हुए, ठीक है, यानी कि डेथ हुए थोड़ा समय बीत गया, या और समय बीत गया। तो इस बेस पे जो साइन ऑफ डेथ होते हैं, ये 3 तरह के क्लासिफाई किए गए हैं। एक को कहा गया है इमीडिएट साइन, इमीडिएट इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, इमीडिएट साइन ऑफ डेथ। दूसरा होता है अर्ली साइन ऑफ डेथ, अर्ली अर्ली साइन ऑफ डेथ, अर्ली साइन ऑफ डेथ। और तीसरा होता है लेट साइन ऑफ डेथ, लेट साइन ऑफ डेथ, ठीक है। जो अर्ली साइन ऑफ डेथ है, ये तब यूज किया जाता है लेस देन 12 आवर, ठीक है। कि जैसे कोई बताए कि अभी अभी 2 घंटा हुआ है अभी जान गए हुए, 4 घंटा हुआ है, 5 घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ, तो 12 घंटे के पहले अगर डेथ हुई है तो उसे इमीडिएट डेथ में काउंट करते हैं। लेकिन अगर यही डेथ हुए 12 से लेकर के 24 आवर तक हो गया है, तो उसे अर्ली साइन ऑफ डेथ बोलते हैं, अर्ली साइन ऑफ डेथ। और अगर मोर देन 24 आवर हो गया है, कि 24 घंटे से 1 दिन से ज्यादा हो गया है डेथ हुए, तो उसे लेट साइन ऑफ डेथ बोलते हैं, लेट साइन ऑफ डेथ। यानी कि जो बॉडी की जो डेथ हुई है वो 24 आवर के पहले हो चुकी है, अब 24 घंटे बीत चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको जो साइन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन में आपको जो मिलेगा वो सोमैटिक डेथ मिलती है। सोमैटिक डेथ के जो साइन है, सोमैटिक डेथ के जो साइन है, वह आपको मिलता है यहाँ पे,
12 घंटे के अंदर आपको सोमैटिक डेथ के साइन मिलते हैं। उसके बाद से बॉडी में टिश्यू में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मिलता है वो सेलुलर या मॉलिक्यूलर, सेलुलर या मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर डेथ, ठीक है। और यहाँ पे सेलुलर और मॉलिक्यूलर से भी ज्यादा आगे बात निकल चुकी होती है। बॉडी सड़ने लगती है, पुट्रीफैक्शन होने लगता है, और जो फैट जो जमा रहता है वह लिक्विड होकर के बहने लगता है, और मम्मीफिकेशन हो जाता है, पपड़ियाँ जम जाती हैं, ठीक है। मम्मीफिकेशन ये इसमें होता है। लेट साइन ऑफ डेथ पूछा जाता है वाइवा में कि पुट्रीफैक्शन कौन सा साइन है, एडिपो सिरे कौन सा साइन है, लेट साइन है कि अर्ली साइन है। इसमें जो होता है, जो अर्ली जो सोमैटिक डेथ है, जो सोमैटिक डेथ में जैसे हार्ट का और ब्रेन, हार्ट और लंग्स, ब्रेन, हार्ट सबसे ज्यादा जो चेक किए जाते हैं किसी भी डॉक्टर के द्वारा, ब्रेन, हार्ट और लंग्स, इन्हीं के बेस पे। और थोड़े से कुछ अर्ली साइन भी होते हैं, जैसे आई में क्या चेंजेस हैं वो उसको काउंट किए जाते हैं। तो जो जनरली आप जैसे मान लीजिए कि ये जैसे मेडिकल अफसर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होते हैं, वो डेथ को अनाउंस करते हैं। तो डेथ को अनाउंस करने के लिए उनको इमीडिएट साइन ऑफ डेथ देखने होते हैं। और उसमें भी अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्रेन में क्या देखना है, हार्ट में क्या देखना है, लंग्स में क्या देखना है। ये नहीं कि तुरंत कर देंगे कि हाँ डेथ हो गई है, ऐसा नहीं होता है, कुछ जांच करनी पड़ती है। लेकिन ये अभी याद करेंगे कि इमीडिएट साइन ऑफ डेथ में जो सोमैटिक डेथ के साइन है, ब्रेन, हार्ट और लंग्स, ये चेक किए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बेस पे जो कोई भी जो मेडिकल अफसर है वो डेथ वर्ड यूज करते हैं कि हाँ इस बॉडी की डेथ हो चुकी है। इसमें जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं वह सबसे पहली बात तो ये होता है कि जैसे मसल्स में जो टोन है, टोन, ये टोन गायब होने लगता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ टोन इन मसल्स, मसल्स में टोन गायब होने लगता है, मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं, रिलैक्सेशन, ये इसमें मिलता है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है। एंड लिविडिटी, कलर, बॉडी का कलर चेंज होने लगता है, लिविडिटी ऑन डिपेंडेंट पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिपेंडेंट पार्ट जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इस साल नहीं पूछा गया था। लिविडिटी का मतलब होता है कि कलर, जैसे बॉडी है, अब डेड बॉडी है, लेटी हुई है, तो जो डिपेंडेंट पार्ट है जो जमीन के कांटेक्ट में है, वहां पे क्या चेंजेज आए हैं। कई बार होता है कि बॉडी जैसे पेट के बल है या किसी साइड के बल है, किसी भी साइड, तो जो डिपेंडेंट पार्ट है उसमें कलर में चेंजेज आते हैं, उसको लिविडिटी बोला जाता है, ठीक है। और पोस्टमार्टम लिविडिटी की भी हम लोग यही बात करेंगे, जिसके बेस पे ये बताया जाता है कि अगर इस कलर की बॉडी दिख रही है तो लगभग इतने इतने घंटे हो गए डेथ हुए। और एक और चीज इसी में हम लोगों को देखना है, अल्गर मार्टिस, अल्गर मार्टिस का मतलब होता है कि बॉडी ठंडा होने लगती है, ठीक है। और रिगर मार्टिस, बॉडी एकदम स्टिफ कर जाती है, रिगर मार्टिस। कई बार ऐसा होता है, अभी हम लोग पूरा डिटेल बात करेंगे, एक एक जो हम लोग बातें लिखे हैं सबका हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं। कई बार होता है कि बॉडी जैसे मान लीजिए कि पेट के बल रख दिया गया, पेट के बल रख दिया गया, डेड बॉडी है, और मसल्स एकदम स्टिफ होने लगी, मसल्स स्टिफ होने लगी, तो पता चला कि ऐसे लगता है कि वो तो उठ करके ऐसे बच्चों की तरह बॉडी हो गई है। ऐसा होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि रिगर मॉर्टिस की वजह से, ठीक है। जो पोस्टमार्टम कर रहा है उसको पता है, वो डर के भागने नहीं लगता है कि अरे अभी तो लेटा हुआ था, अभी ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। रिगर मॉर्टिस। अगली बात कि चेंजेज इन आई, चेंजेस इन आई, चेंजेज इन आई, आंख में कुछ चेंजेज होते हैं, इसी में अर्ली साइन ऑफ डेथ, ठीक है। तो हम लोगों को बारी बारी से सभी चेंजेस को देखना है।
सबसे पहले हम लोग इमीडिएट साइन ऑफ डेथ की बात करने चल रहे हैं, फिर अर्ली और फिर लेट साइन ऑफ डेथ की बातें करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, कि कैसे इनमें क्या चीजें देखी जाती हैं। इमीडिएट साइन ऑफ डेथ में क्या देखेंगे, और जैसे मान लीजिए कि आप ही एज ए एमओ हैं, तो आपको अनाउंस करना है पेशेंट के घर वालों को कि डेथ हो गई है, तो कैसे, कब, किन कंडीशंस में, किस क्राइटेरिया पे आप अनाउंस करेंगे कि डेथ हो गया है। तो पहला है इमीडिएट साइन ऑफ डेथ। इमीडिएट साइन ऑफ डेथ यह आपको मिलता है अगर डेथ लेस देन 12 और अगर 12 घंटे के पहले, अभी मतलब 12 घंटे से ज़्यादा नहीं बीते हुए हैं डेथ हुए, तो इसमें आपको 3 आर्गन्स के फंक्शन देखने हैं। पहला पहला आप जो है ब्रेन का फंक्शन देखते हैं। दूसरा आप हार्ट का फंक्शन देखते हैं। और तीसरा जो है आप लंग्स का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो एक रूल है जिसको रूल ऑफ 5 बोला जाता है। रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 का मतलब ये है कि जब किसी बॉडी को आपको डेथ अनाउंस करना है, तो 5 मिनट तक आप ईईजी कराएंगे। ईईजी जो जांच होती है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, 5 मिनट तक। अगर 5 मिनट तक उसमें कोई रिदम नहीं दिखा, तो पहली बात हो गई। फिर आप हार्ट का ईसीजी करते हैं। ईसीजी ये भी 5 मिनट तक करते हैं, और 5 मिनट तक ईसीजी में कोई चेंजेस नहीं दिखा, तो आप श्योर होने लगते हैं कि डेथ हो गई है। आप तो डॉक्टर को पता ही चल जाता है, लेकिन एविडेंस जैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एविडेंस, क्योंकि लॉ जो है एविडेंस को ही मानता है। अब ऐसे वो तो पता ही चल जाता है कि जो प्यूपिल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि गाड़ी का मैकेनिक है, तो गाड़ी देखते ही जान जाता है कि कहाँ खराबी है गाड़ी में। ठीक है, तो ऐसे डॉक्टर भी हैं, वो देख के जान जाते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई है, लेकिन एविडेंस भी कलेक्ट करने हैं, क्योंकि कभी ऐसा हो जाए कि लॉ जैसे कोर्ट में बताना पड़े, तो ये एविडेंस तो रहेंगे। ठीक है, और लंग्स को भी, इनमें रेस्पिरेशन को 5 मिनट तक ऑब्जर्व किया जाता है। रेस्पिरेशन को 5 मिनट तक, इसको लॉ ऑफ, ये रूल ऑफ 5 मिनट बोलते हैं। 5-5 मिनट तक ये जांच आपको करनी है। अगर कोई रिदम नहीं दिखा, ठीक है, इफ नो रिदम, कोई चेंजेस नहीं दिखे फॉर 5 मिनट, फॉर 5 मिनट, ठीक है, जैसे ईईजी, ईसीजी और रेस्पिरेशन एब्सेंट है 5 मिनट के लिए, एब्सेंट है, एब्सेंट फॉर मिनिमम 5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, तो इसको आप कहेंगे कि डेथ हो गई है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है अभी। कंफर्म कब होगा, अगली बात। ठीक है, जब कंफर्म हो जाए तो उसको कंक्लूसिव साइन बोलते हैं। ये कंक्लूसिव साइन नहीं है। कंक्लूसिव कब कहे जाएंगे, तो पहली बात ब्रेन की हम लोग बात कर लेते हैं। ब्रेन, ब्रेन में मान लीजिए, ब्रेन का काम है कि जो नर्व है, नर्व के थ्रू ये सेंसेशन, इनका काम है सेंसेशन। ठीक है, और किसी व्यक्ति को लॉस ऑफ सेंसेशन है, लॉस ऑफ, लॉस ऑफ, जैसे सेंसेशन में टच है, कि टच कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, टच कर रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। पेन है, यानी कि कई बार होता है कि पिन धंसा रहे हैं, कुछ कुछ जो है रिस्पांस नहीं है बॉडी का। ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं है बॉडी का। या टेम्परेचर है कि कोई गर्म चीज टच कर रहे हैं, ठीक है, कोई सेंसेशन नहीं है बॉडी को,
तो यह जो है यह है नॉट कंक्लूसिव साइन। यहाँ पे लिखेंगे कि यह कंक्लूसिव साइन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बीमारी में भी किसी व्यक्ति को टच का पता नहीं चलता है, पेन का पता नहीं चलता, टेम्परेचर का पता नहीं चलता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बीमारियों में भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति में ऐसा हो रहा है तो तुरंत डेथ नहीं कर देंगे। इसीलिए इसको कहा गया है कि ये नॉट कंक्लूसिव, ये कंक्लूसिव साइन नहीं है। या आप एकदम खटाक से बोल दीजिए कि नहीं डेथ हो गया है, ठीक है, तब कहेंगे कंक्लूसिव साइन कि जब इसके साथ प्लस 5 मिनट, 5 मिनट ये वाली रिपोर्ट, 5 मिनट तक नो ईईजी चेंजेस, नो ईईजी रिदम। तो अगर इसके साथ ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर इसको कंक्लूसिव बोला जाता है। तो ये पूरा लिख लेंगे कि यहां से यहां तक, अब इसको कंक्लूसिव दिख रहा है, ये हम ऊपर लिख दे रहे हैं, आप नीचे लिखिएगा, तब इसको कंक्लूसिव बोला जाता है। तो कंक्लूसिव साइन का मतलब कि अब आप बोल सकते हैं कि डेथ हो गया है। तो केवल किसी पर्सन में टच का जैसे लॉस है या पेन का पता नहीं चल रहा है, टेम्परेचर का पता नहीं चल रहा है, तो तुरंत नहीं बोल देंगे कि डेथ हो गया है। ये कंक्लूसिव साइन नहीं होते हैं। अगर इसके साथ ये भी है तब कंक्लूसिव साइन है। ठीक है, तो ये तो ब्रेन की बात हो गई। दूसरा, हर्ट भी देखा जाता है, हर्ट। ठीक है, ये पहला हो गया ब्रेन, दूसरा हर्ट, दूसरा जो है हर्ट। तो हर्ट के लिए ये करते हैं कि पेशेंट को अस्कल्टेट करते हैं। जो फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस है, ये हम लोग जानते हैं कि जैसे ये स्टर्नम है और ये जैसे क्लेवाइकल है। तो जो लंग्स जो हर्ट होते हैं, हर्ट, इनका जो अपेक्स होता है वो फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में आता है, यहाँ पे फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में, और वो भी लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे 5 मिनट तक आप स्टेथो लगा करके इनकी हार्ट बीट सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ का मतलब है ये फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस है, फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस, इंटरकास्टल स्पेस, और यह लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेथो लगाते हैं और फिर सुनते हैं 5 मिनट के लिए, अस्कल्टेट करते हैं। अगर 5 मिनट तक अस्कल्टेट करते हैं, अस्कल्टेट करते हैं फॉर 5 मिनट, फॉर 5 मिनट। ठीक है, तो अगर कोई हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही है, नो हार्ट बीट, नो हार्ट बीट, तो इसमें भी तुरंत खटाक से नहीं बोल दिया जाता है कि डेथ हो गई है। प्लस इसके साथ ईसीजी 5 मिनट तक किया जाता है, 5 मिनट तक। अगर फिर कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, नो रिदम, नो रिदम, तब जाकर के आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, यस डेथ हो गई है, कंक्लूसिव साइन होता है। ठीक है, इसमें एक जांच किया जाता है। कई बार जो पेशेंट होते हैं उनका जैसे ये फिंगर है, ये हाथ है, ठीक है, तो इस फिंगर पे यहाँ पे बांध दिया जाता है, धागे से कस के बांध देते हैं। इसको मैग्नस टेस्ट बोलते हैं, मैग्नस टेस्ट। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है कि नॉर्मली कोई भी लिविंग पर्सन है, अगर आप अपने हाथ में बांध दीजिए कस के यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ पे साइनोसिस होने लगता है, नीला पड़ने लगता है, जहाँ पे बांधे हैं नीला पड़ने लगता है, लिविंग बॉडी में होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल पा रहा है, डेड बॉडी में नीला नहीं पड़ता है। इसी को मैग्नस टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक टॉर्निक्वेट अप्लाई करते हैं। टॉर्निकेट का मतलब बांध देते हैं धागे से, टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं, और इसमें कोई साइनोसिस नहीं होती है, नो साइनोसिस ऑब्जर्व, कोई साइनोसिस नहीं ऑब्जर्व होती। तो इसको बोला जाता है कि मैग्नस टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, इनमें जो साइनोसिस है वो नहीं पाई गई।
अगली बात रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन के लिए 5 मिनट तक रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। लंग्स, लंग्स, ठीक है। इसमें इसमें ये किया जाता है कि ऑब्जर्व रेस्पिरेशन, ऑब्जर्व रेस्पिरेशन फॉर 5 मिनट। 5 मिनट तक आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इसके लिए देखते नहीं है खड़ा होकर के, कुछ इसके लिए जांच किए जाते हैं। पहला है फीदर टेस्ट। फीदर टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे फीदर का मतलब पंख होता है, पंख, कुछ भी जो पेपर है, जैसे पेपर पड़ा हुआ है तो पेपर मोड़ करके पेशेंट के नाक में डालते हैं। तो अगर जीवित पर्सन है, लिविंग बॉडी है, तो कुछ तो करेगा, कुछ तो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो फीदर टेस्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है आपको। जब आप कुछ भी, जैसे कई बार पेपर के टुकड़े डाल रहे हैं, या कई बार होता है कि कोई प्लांट का स्टेम है, लीफ है पड़ा हुआ है, उसको डाल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। दूसरा इसमें एक और जांच है, मिरर टेस्ट। मिरर टेस्ट, इसमें यह होता है कि जैसे कभी आप शीशा के सामने खड़ा होकर के, ठीक है, उसमें सांस लीजिएगा एकदम सटा करके, तो देखिएगा उस पर व्हाइट व्हाइट धुंध पड़ जाती है, वेपर निकलते हैं, वाटर वेपर निकलते हैं। जैसे ग्लास है, कई बार लोग फूंकते हैं, उसको साफ करते हैं, ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर होते हैं ये जम जाते हैं। यहाँ पे जो डेड बॉडी है उनके एकदम बिल्कुल फेस के पास मिरर रख दिया जाता है कि अगर जरा भी सांस लेंगे तो शीशे पे वो जो धुंध है वो दिखाई देगा। लेकिन अगर जीवित रहेंगे तो मिरर टेस्ट पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर जीवित नहीं रहेंगे तो फिर पॉजिटिव नहीं आता है, ठीक है। तो ये मिरर टेस्ट है, और ये इमीडिएट साइन ऑफ डेथ है। इमीडिएट साइन ऑफ डेथ, इसमें आपको ब्रेन, लंग्स और हार्ट को देखना होता है, ठीक है। ये किसी में एक टॉपिक है, दैट इज ए सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन, कई बार कुछ लोगों में होता है कि वो अपनी सांस को रोक लेते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट तक रोक सकते हैं। वो ऐसा प्रैक्टिस ही करते हैं, रोज रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो 2, 4, 5 साल के बाद ऐसा समय आता है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक सांस को रोक लेते हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं लोग कि हार्ट बीट को भी रोक सकते हैं, ठीक है। तो इन कंडीशंस को सस्पेंडेड एनिमेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि देर इज टेम्पररी, परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है। टेम्पररी सीजेशन ऑफ, टेम्पररी सीजेशन ऑफ वाइटल, वाइटल फंक्शन, वाइटल फंक्शन, ठीक है। कई बार कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी होता है कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, अब एकदम पहले से 10 साल से 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सांस रोक लिए हैं, हार्ट को रोक लिए हैं, इतना कमांड कर लिए हैं। तो सस्पेंडेड एनिमेशन दो तरह का होता है, एक होता है वॉलंटरी, यानी कि जानबूझ करके रोका जाए, और दूसरा होता है इनवॉलंटरी, कि जानबूझ करके नहीं, कुछ कंडीशंस में अपने से हो जाता है, रुक जाता है। और इसमें आप गलती नहीं करेंगे कि किसी व्यक्ति में इनवॉलंटरी सस्पेंडेड एनिमेशन है और आपने कह दिया कि डेथ हो गई है इनकी, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। वॉलंटरी जो होता है यह योगा के द्वारा किया जा सकता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से योगा कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हार्ट बीट को रोकेंगे, या जो सेंसेशन है, जो टच हैं, उनको फील नहीं होने देंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, या सांस रोक ले रहे हैं, ठीक है, तो ये वॉलंटरी में आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी डेथ हो गई है, सस्पेंडेड एनिमेशन में। कुछ कंडीशंस में ये अपने आप होता है, ठीक है। जैसे ए, ए का मतलब हो गया अल्कोहल, बहुत ज्यादा अगर पेशेंट ने अल्कोहल पी लिया है
बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर लिए हैं, तो उस कंडीशन में देखा गया है कि थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट रुक जाती है या सांस रुक सकती है, या कोई सेंस तो कोई नहीं पता चलता है उस समय कि टच हो रहा है कुछ, कि पेन हो रहा है, कि फीवर है, टेम्परेचर, कुछ नहीं पता चलता है उस समय। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति की जान चली गई है, डेथ नहीं हुई है। सस्पेंडेड एनिमेशन अल्कोहल है या बहुत सीवियर अनीमिया, ऐसे केस में भी ये होता है। ठीक है, और दूसरा है ए ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कई बार बहुत ज्यादा लोगों को करंट मार देता है, बिजली मार दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में भी देखा गया है कि हार्ट बीट रुक जाती है और सांस तक रुक जाती है, सेंसेशन सब कुछ बंद हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और जैसे थंडर स्टॉर्म, बिजली गिर गई, थंडर स्टॉर्म, तो इन केसेस में जैसे सांस या जो हार्ट बीट है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे डेथ हो गई। ए ई आई, आई का मतलब है इंजरी। इंजरी जब हेड पे हो जाए, हेड इंजरी, कि सर पे चोट लग गई है, सर पे अचानक से कहीं जा रहे थे, किसी के घर के ऊपर से गमला गिर गया और छत पर से गिरा और इनके सर पे लग गया गमला, हेड इंजरी हो गई। या किसी ने कुछ फेंक दिया छत पर से, ईंट फेंक दिया जानबूझ करके, ठीक है, ईंट या कोई भारी पत्थर फेंक दिया, ठीक है, या टकरा गए डिवाइडर से, एक्सीडेंट हो गया, कंकशन, गाड़ी लेके खूब स्पीड में जा रहे थे, पता चला कि सर टकरा गया डिवाइडर में, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो इन कंडीशंस में आप देखेंगे कि जैसे इसमें जो है टेम्पररी सस्पेंडेड एनिमेशन होता है। ठीक है, अगली बात, कुछ केमिकल्स हैं अगर उनको खा लिए जाए, ओपियम, ओपियम है, तो ओपियम और बर्बिटूरेट्स, ठीक है, इनको अगर खा लिए जाए तो सांस सस्पेंडेड एनिमेशन होता है थोड़ी देर के लिए। या एक और कंडीशन होती है बीमारी की, जिसे यूरेमिया बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है AEIOU रूल। याद करने के लिए है, कोई रूल नहीं होता है, ये याद करने के लिए निमोनिक है। ठीक है, साइन ऑफ डेथ, तो ये सस्पेंडेड एनिमेशन होता है कि कई बार कुछ लोगों में थोड़ी देर के लिए सस्पेंड होता है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो उनकी जान चली गई, जान चली गई। ठीक है, कई बार लोग झूठा डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाने आते हैं, ठीक है, जैसे योगा करके योगा का मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कई बार इस तरह की चीजें भी होती हैं। ठीक है, साइन ऑफ डेथ में ये इमीडिएट साइन ऑफ डेथ है। अब हम लोग अर्ली साइन ऑफ डेथ की तरफ चल रहे हैं। अर्ली 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 साइन ऑफ डेथ। अर्ली साइन ऑफ डेथ का मतलब ये है कि जो डेथ हुई है, डेथ हुए 12 से 24 आवर के बीच में है, यानी कि 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं डेथ हुए, और अभी 24 घंटे से कम हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अर्ली साइन ऑफ डेथ आपको देखने को मिलता है। और इसमें जो सबसे पहले जो साइन की हम लोग बात करने चल रहे हैं, दैट इज अल्गर मॉर्टिस। अल्गर मॉर्टिस, अल्गर मॉर्टिस का मतलब होता है कूलिंग ऑफ डेड बॉडी, कूलिंग कूलिंग ऑफ डेड बॉडी, कूलिंग ऑफ डेड बॉडी। इस बात को थोड़ा समझते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों होता है कि बॉडी कूल होने लगती है डेथ के बाद से। नॉर्मली एक जीवित व्यक्ति में, लिविंग बॉडी में कुछ वाइटल या मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहती हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म होता रहता है, उस मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस होती है, जनरली नॉर्मली हीट प्रोड्यूस होती रहती है, और हीट लॉस भी होता है। हीट लॉस तो हमेशा हो रहा है, जैसे खड़े हैं तो अब टेम्परेचर, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो बॉडी से टेम्परेचर उधर ट्रांसफर होगा,
जो सरफेस है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, हमेशा यहाँ से टेम्परेचर लॉस होगा और यह हमेशा होता है। लेकिन जो टेम्परेचर का लॉस है वो बन भी रहा है अंदर, जो जो खाए हैं, जो पिए हैं, उससे एनर्जी बन रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो हीट प्रोडक्शन भी होता रहता है और हीट का लॉस भी होता रहता है नॉर्मली लिविंग बीइंग में। लेकिन जब डेथ हो जाती है तो हीट का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो तो बंद हो गए। अब मेटाबॉलिज्म बंद हो गए तो लॉस तो नहीं बंद हुआ है ना, ये तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, हीट का लॉस तो होता ही है, हीट तो बाहर जा ही रही है और तब तक जाएगा जब तक एनवायरनमेंट के साथ ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा। तो टेम्परेचर जा रहा है और अंदर इधर से बन भी नहीं रहा है, तो इस वजह से जो डेथ बॉडी है उसका टेम्परेचर फॉल करने लगता है। इसी को कूलिंग बोलते हैं, कूलिंग। ठीक है, कूलिंग ऑफ डेड बॉडी आप देखेंगे टच, और ये शुरू होता है पैरों की तरफ से, क्योंकि पैर की ब्लड सप्लाई पहले रुकती है। ठीक है, तो पैर की आप देखेंगे कभी डेड बॉडी तो देखेंगे कि पैर और हाथ पहले ठंडे हो गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर लॉस तो हो ही रहा है और बन रहा नहीं है, अंदर से मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया है, इस वजह से बॉडी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये इस बात को हम लोग लिखेंगे कि इन इन लिविंग बॉडी में क्या होता है कि ये होता है कि देयर इज हीट प्रोडक्शन हीट प्रोडक्शन इक्वल टू लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी सरफेस। ठीक है, तो लिविंग बॉडी में क्या होता है कि बोथ आर इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों जो है इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं और हीट लॉस भी होता है और हीट प्रोडक्शन भी होता है। बट इन डेड बॉडी में हीट प्रोडक्शन बंद हो जाता है, हीट प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही स्टॉप हो गए और हीट लॉस कंटिन्यू रहता है। हीट लॉस तो कंटिन्यू ही रहेगा, हीट लॉस कंटिन्यू रहता है और तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि टिल इक्विलिब्रियम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम विथ इन्वायरमेंट यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो बॉडी उतने टेम्परेचर तक कूल होगी, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है बाहर का तो उतने देर तक कूल नहीं होती। तो ये वजह होता है कि टेम्परेचर फॉल करने लगता है डेड बॉडी का, क्योंकि अब हीट प्रोडक्शन, और यहाँ पे ये भी बात लिखेंगे कि जनरली कूलिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम पेरीफेरल जो पार्ट हैं, जैसे जैसे हैंड हैं एंड फीट हैं, तो हाथ और पैर पहले ठंडा होता है। तो ये किया गया है कि इस मेथड का यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि लगभग कितने देर पहले डेथ हुई है टेम्परेचर फॉल के हिसाब से। ये टेम्परेचर फॉल ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, थोड़ा बहुत वेरी करता है अलग अलग जो टेम्परेचर क्लाइमेट है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी की डेथ हुई, वो बर्फ में ही डेथ हो गई है, डेड बॉडी जैसे आइस में एकदम चारों तरफ घिरी हुई है, तो वहां पे अलग रेट से फॉल होगा। और जैसे मान लीजिए कि किसी बहुत गर्म जगह पे कि कोई बॉडी की डेथ हुई है तो वहां पे अलग रेट से होगा। तो थोड़ा बहुत जो क्लाइमेट्रिक चेंजेस हैं वो असर डालते हैं, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट इनको एक कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। फिर पूछा जाता है कि जो कैसे इनका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो नॉर्मल लिविंग बॉडी में जैसे टेम्परेचर आपको नापना है तो एक थर्मोमीटर का यूज करते हैं, थर्मामीटर होता है। ठीक है,
कि जैसे उसको कई बार ओरल कैविटी में या कई बार एक्जिला में उसको रख देते हैं कि अभी टेम्परेचर बताएगा, लेकिन डेड बॉडी में थर्मोमीटर का यूज नहीं किया जाता है, थेनेटोमीटर का यूज किया जाता है। भाई ये जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है थेनेटोमीटर होता है। ठीक है, एक एक तरह का यह भी केमिकल थर्मोमीटर ही है, केमिकल थर्मोमीटर ही है, ये केमिकल थर्मोमीटर ही है एक टाइप का केमिकल थर्मोमीटर ही है, केमिकल भरा रहता है जिसे थेनेटोमीटर बोलते हैं, और उसकी लंबाई ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ वह 25 सेंटीमीटर की होती है। आजकल डिजिटल आ गया है। डिजिटल में क्या होता है कि एक ऐसे स्क्रीन लगा हुआ है, डिजिटल में यहाँ पे स्क्रीन लगा है जिसपे बताएगा कि कितना टेम्परेचर है, और यहाँ से जैसे टेलीफोन में जो वायर निकले रहते थे पुराने जमाने में, वैसे वायर निकले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रॉड शेप का ऐसे ही ये लेंथ होता है, एक जो इसका सेंसर होता है 25 सेंटीमीटर का, ये सेंसर होता है। 25 का मतलब लगभग जो बड़ी वाली स्केल होती है लगभग उतनी। इसमें जो रेंज होते हैं टेम्परेचर के, वह 0 से 50 तक होता है। 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। ठीक है, थेनेटोमीटर कैसे नापते हैं? तो नापते ऐसे हैं कि जो सेंसर है, ये जो सेंसर है, इस सेंसर को डेड बॉडी के रेक्टम में इंसर्ट कर देते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि टेम्परेचर कहाँ से नापते हैं डेड बॉडी में। ठीक है, तो रेक्टम से, रेक्टम में इस जो इंस्ट्रूमेंट को ये इंसर्ट कर दिया जाता है, ये प्रोब को। ठीक है, यह है इंसर्ट इनटू रेक्टम ऑफ डेड बॉडी अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर। जो टोटल 25 सेंटीमीटर का है, उसमें से 8 से 10 सेंटीमीटर रेक्टम में प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे बता देता है कि कितना टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है कि और कम हो गया है, कितना है बॉडी का टेम्परेचर। एक एक्सेप्शन है कि कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें होमोसेक्सुअलिटी की वजह से डेथ हुई है। होमोसेक्सुअलिटी के केस में रेक्टम से टेम्परेचर नहीं नापा जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन है होमोसेक्सुअलिटी। हम लोग को आगे पढ़ना है, एक चैप्टर ही है फॉरेंसिक में ही होमोसेक्सुअलिटी पे। तो देयर आर द सेक्सुअल परवर्जन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल परवर्जन्स, तो वहाँ हम लोग बात करेंगे डिटेल। तो जब कभी भी रेक्टम ये पे, जैसे यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी का केस है, तो ऐसे में जो टेम्परेचर है वो मेजर्ड किया जाता है, टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है, नापा जाता है, वो नोज से, नाक में यहाँ पे इंसर्ट करते हैं या कान में। ठीक है, अब कान और नाक में तो 8 से 10 सेंटीमीटर नहीं इंसर्ट हो पाता है, लेकिन जितना मैक्सिमम इंसर्ट हो पाए उतना उसको इंसर्ट किया जाता है प्रोब को। ठीक है, तो नोज या ईयर ऑरिफिस का यूज किया जाता है इन केस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है, अगली बात कि जो रेट है टेम्परेचर फॉल का, रेट रेट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, कि किस रेट से टेम्परेचर फॉल होता है। तो लिखा गया है कि ये फिक्स नहीं होता है, 0.5 से लेकर के 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, एक घंटे पे
इसको एवरेज निकाला गया है, तो एवरेज 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी कि 1 घंटे में लगभग आधा डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कम हो जाता है 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला है जो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डेथ पता किया जाता है कि टाइम ऑफ डेथ लगभग कितनी देर पहले डेथ हुई है। तो इसका फार्मूला ये होता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, कितना होता है वो रखा जाता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर, जो रेक्टल टेम्परेचर है, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है 0.6 से। तो ये बता देता है कि लगभग ये इन आवर, घंटे में आता है कि कितने घंटे पहले इस बॉडी की डेथ हुई है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37, और अभी मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी बॉडी का जो रेक्टल टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है और इसको 0.6, तो ये कितना आ जाएगा, 37 में से 20 जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये 0.6। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा जितना आएगा। ठीक है, कितना आ रहा है इसको डिवाइड करिए, 17 को डिवाइड करना है 0.6 से, उतना ही घंटा आएगा ये। कितना आया, 28। ठीक है, तो जितना भी आया 28 और पहले इस बॉडी की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो जितना आएगा वो टाइम बताता है कि कितने देर पहले इस बॉडी की डेथ हुई है। अगली बात, एक और है टॉपिक इसी में, एक्सेप्शन है। इसको बोला जाता है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। कुछ कंडीशन में देखा गया है कि टेम्परेचर नहीं फॉल होता है, उसको बोला जाता है पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। ठीक है, कि डेड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर फॉल ही नहीं होता, जबकि फॉल होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी नॉट फॉल। तो इसका एग्जाम्पल है, पूछा जाता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जैसे मान लीजिए कि किसी बॉडी का डेथ हुआ और उनको पहले से डेथ के समय पे ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया उस बॉडी में इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो हीट बनाते रहते हैं, तो हीट बनता रहता है और इधर से हीट लॉस होता रहता है, तो दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है। तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में टेम्परेचर ही नहीं फॉल करता है। जैसे जैसे लोबार निमोनिया है अगर उस व्यक्ति को, ठीक है, या टाइफाइड है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर ही नहीं फॉल करता है, टेम्परेचर फॉल नहीं करता है। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है टिटनेस। टिटनेस की जो बीमारी होती है, ठीक है, तो टिटनेस के केस में टेम्परेचर नहीं फॉल करता है। एक और है नक्स वोमिका का जो पॉइजन होता है, स्ट्राइचिन बोला जाता है, स्ट्राइचिन पॉइजनिंग के केस में, जैसे अगर कोई नक्स वोमिका खा लिया है या खिला दिया गया है, तो ऐसे केस में बॉडी का टेम्परेचर ही नहीं फॉल होता है। ठीक है, एक और कंडीशन है, दैट इज पोंटाइन हेमरेज, सर में चोट लग गई है, पोंटाइन हेमरेज के केस में बॉडी का टेम्परेचर नहीं फॉल होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, पोंटाइन हेमरेज, या एक और यहाँ पे है फिफ्थ, सन स्ट्रोक। सन स्ट्रोक का मतलब धूप लगने की वजह से अगर जान गई है, तो इन केसेस में बॉडी का टेम्परेचर गिरता ही नहीं है,
ठीक है। जो ये देखा गया कि ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसमें टेम्परेचर मैकेनिज्म फेल कर जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बॉडी से बनते रहते हैं इन सब केसेस में। ठीक है, तो इसलिए फॉल नहीं करता है। तो सन स्ट्रोक, और एक और एग्जांपल है आर्सेनिक पॉइजनिंग। ठीक है, इन केसेस में टेम्परेचर फॉल नहीं करता, इसमें डिकम्पोजिशन स्लो होता है। डिकम्पोजिशन यानी कि बॉडी सड़ती भी स्लो है। डिकम्पोजिशन स्लो है। तो अभी तो हम लोग डिकम्पोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग अल्गर मार्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्गर मार्टिस है। और इसके बाद है जैसे रिगर मार्टिस, और आंखों में क्या चेंजेस होते हैं, और ये सारी बातें जो है ये हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।